नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो पहले दो वीडियो देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, तो उससे आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। उसमें बताया गया है कि जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र, उसका उद्देश्य, परिभाषा तथा किस प्रकार से जलवायु विज्ञान को हम मानव के सापेक्ष के रूप में पढ़ते हैं और वो मौसम विज्ञान को दिशा प्रदान करता है। और जो जलवायु विज्ञान है वो मुख्यतः हम उसे व्यवहारिक विज्ञान के रूप में जानते हैं। इस किस तरीके से मनुष्य जलवायु को प्रभावित करता है और वह स्वयं जलवायु से प्रभावित भी होता है। तो इस प्रकार से इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा आइए, आज का मोटिवेशन है, काल से हारता है जीवन पर समय से नहीं, सच्चाई से हारते हैं सपने पर अपमान से नहीं। ये अशोक वाजपेयी जी की सुंदर पंक्ति है। अब चलिए देखते हैं हम जलवायु विज्ञान के बारे में कि जलवायु विज्ञान में वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल संगठन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लें। इंग्लिश में से हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो ग्रीक भाषा के एटमो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वाष्पन, यानी वर्षा का ऐसा संगठन जहाँ पर है अधिक संगठन है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायु मतलब गैसों का मिश्रण, जहाँ पर गैसों की मात्रा सबसे अधिक है, गैसों के मिश्रण से बने आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। ये आम भाषा में हम कह सकते हैं। अगर हम वायुमंडल की बात करें कि वायुमंडल बना कैसे, तो पहले हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी थी वो बहुत ही गर्म थी, एक जलते हुए आग के गोले के समान थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे कि अनेक भूगोलवेत्ताओं ने कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने आप में परिवर्तन करती है। और वैसे भी हम आम जीवन में भी देखें तो परिवर्तन होता ही रहता है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में परिवर्तन हुआ। पहले हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, लेकिन उसमें केंद्र अवसारी बल जो था वो बहुत ही तेज गति से कार्य कर रहा था, जिससे पृथ्वी का घूर्णन जो था वो बहुत ही तेज था। और वो अपने उससे जो भी ऊष्मा निकली वो कुछ निश्चित ऊंचाई पर जाकर वो ऊर्जा एक आवरण बना लिया उस ऊर्जा ने, तो उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब केंद्राभिसारी बल, जब पृथ्वी का घूर्णन कम हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी हुई, तो उसके बाद क्या होता है, जब पृथ्वी ठंडी होती है तो जब वायुमंडल में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी देखिए ज्वालामुखी उद्गार होता है पृथ्वी से, तो उसमें से जलवाष्प जो होता है वो अधिक मात्रा में निकलता है। कहीं ना कहीं उसमें से जो गैस निकलती है, जलवाष्प निकलता है, तो वो धूल कण वो सब वायुमंडल में जाते हैं। तो क्या होता है कि वायुमंडल से जो भी जलवाष्प निकला वो ऊपर वायुमंडल में जाकर संघनित हुआ। संघनित होने के बाद फिर जब एक जगह पर संघनित हुए धूल कण वायुमंडल, तो उससे बादलों का निर्माण हुआ। जब बादलों का निर्माण हुआ तो जब पृथ्वी पर वर्षा हुई तो फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी, तो पहले तो पृथ्वी बहुत गर्म थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाद में वो जब ठंडी हुई, तो जब ठंडी हुई तो उसमें जब वर्षा की बूंदें जब गिरी तो कुछ भाग पृथ्वी क्या हुआ, सिकुड़ने लगी। जब सिकुड़ने लगी तो कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे धंस गए। जो नीचे धंसे भाग थे उसमें जब वर्षा का जल भरा तो उससे क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, और जो ऊपर उठे भाग थे उससे स्थलखंड का निर्माण हुआ। तो अब हम इसमें जानेंगे कि सबसे पहले अगर परीक्षा में पूछे जाए कि सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण हुआ, वैसे भी हमसे आम भाषा में कोई पूछे तो सबसे पहले तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी सबसे पहले हमारा स्थल मंडल बना, फिर उसके बाद हमारा वायुमंडल बना, और तीसरे नंबर पर जाकर हमारा जलमंडल बना। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ।
तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के बारे में हम जानेंगे। आइए पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। देखते हैं वायुमंडल का संगठन के बारे में क्या बताया गया है। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो इसमें बहुत सारी गैस पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गैसों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस जो की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की है। लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद पर ऑक्सीजन है। शुद्ध और शुष्क वायु में मुख्यतः 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन तथा जेनान। ये 9 प्रकार की जो गैसें हैं मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं कि इन सभी गैसों में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीवन जीने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ही होती है। तो इन सभी गैसों में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन प्रमुख हैं। मुख्य रूप से गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर अन्य जो गैसीय हैं मानी जाती हैं वो वायुमंडल में ओजोन तथा रेडान जो है वो न्यून मात्रा में विद्यमान है। और जो अन्य गैसें हैं जैसे बहुत सारी इसमें भारी गैसें हैं, ओजोन तथा रेडान न्यून मात्रा में विद्यमान है। ओजोन का जो रंग होता है वो हल्के नीले रंग का होता है। वायुमंडल में गैस के अतिरिक्त जलवाष्प तथा धूल कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जलवाष्प की मात्रा भी अधिक है, धूल कण भी, डस्ट पार्टिकल वहाँ पर अधिक है, जिसे एरोसोल भी कहा जाता है। उनका मौसम तथा जलवायु की दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। अगर आप सोचेंगे कि धूल कण का क्या महत्व होता है, तो लेकिन धूल कण जो होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उससे जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उससे क्या होता है कि प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है प्रकाश का। तो प्रकाश जो होता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण होते हैं और एक संगठन का वो कार्य करते हैं। इस प्रकार से जलवाष्प जो धूल कण है वो वायुमंडल में वो महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं कि गैस जो गैस है फिर उसका आयतन कितना % है और प्रतीक चिन्ह क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो आपकी बार जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप पुराने पेपर देख सकते हैं, उसमें पहले तो ऐसे पूछा जाता था कि नाइट्रोजन कितने % है वायुमंडल में, तो लोग 78% लगा देते थे। लेकिन अब की बार उसका प्रतीक दे दिया था और प्रतीक पूछ लिया गया था, तो काफ़ी हमें दिक्कत आई थी क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में इसे ही पढ़ के चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्रतीक चिन्ह उतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, तो मिलान करने के लिए भी आ सकता है और आप इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इधर गैस है और ये आयतन और प्रतीक। तो नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो N2 होता है और आयतन है इसका कितने %, तो 78.088% जो है इसका आयतन है नाइट्रोजन का। फिर इसके बाद ऑक्सीजन है 20.949 जो है और इसका प्रतीक है O2। तो आप कोई ज़रूरी नहीं, जैसे आप बहुत ही मुश्किल हो कि आयतन कैसे याद कर सकते हैं कि नहीं याद कर सकते, तो आप इसमें से आप ये सीक्वेंस याद कर लें तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो फिर आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। तो प्रतीक चिन्ह आपको ज़रूर ध्यान दें कि नाइट्रोजन जो है वो N2 है, ऑक्सीजन O2, आर्गन Ar, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान Ne, हीलियम He, O3 ये ओजोन है और हाइड्रोजन। तो ये ऊपर वाले दो आप आसानी से याद रखिए और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी याद कर लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए हम उन जो हम लोगों ने गैसें देखी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए ऑक्सीजन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सभी गैसों में महत्वपूर्ण एवं मानवीय जीवन के लिए अनिवार्य गैस है। ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। इसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन अन्य रासायनिक तत्वों के साथ जो है वो सुगमता से मिलकर यौगिक की रचना करता है। इसे प्रस्तावन के लिए यह गैस अनिवार्य है। यानी अगर एनर्जी के लिए क्या होता है कि गैस ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है। यानी दहन क्रिया के लिए ये गैस हमें आवश्यक होती है। तो ये सब तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और ये मानव जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे नाइट्रोजन के बारे में। तो आप आइए देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। यह वायुमंडल का 78% भाग जो है वो घेरती है। नाइट्रोजन प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण में सहायता जो है वो प्रदान करता है और अनेक जीवों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन यौगिकों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है, उपयोग होता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो ये एक अक्रिय गैस है। तो इसे हम नाइट्रेट के रूप में पौधे को पोषक तत्व प्रदान होता है, या नाइट्रेट के रूप में इसे डायरेक्ट पौधे नहीं प्राप्त कर सकते। मुख्यतः पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है उससे मुख्यतः नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है और श्वसन क्रिया में मुख्य सहायक नहीं होती है, पर इससे आग पर नियंत्रण पाया जाता है इस गैस से। तो ये मुख्य जो है इसके ये विशेषताएं हैं। तो आपको ज़्यादा परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन में ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, तो आप 78% लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सबसे भारी गैस है और पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ये गैस वस्तुओं के जलाने यानी जलने से उत्पन्न होता है। मतलब जो वस्तुएं हम जलाते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम गांव की बात करें तो बहुत घर में चूल्हा जलता है, तो उससे जो भी धुआं निकलता है वो CO2 के रूप में निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पराली को जलाते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके बहुत ही विभिन्न स्रोत हैं, उससे CO2 का उत्सर्जन होता है। वनस्पतियों द्वारा किए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में इन गैसों का अवशोषण किया जाता है। इस गैस की बढ़ी हुई मात्रा का लगभग आधा भाग समुद्रों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी वायुमंडल का आधा भाग जो होता है वो समुद्रों द्वारा अवशोषित तो कर लिया जाता है। इसीलिए समुद्र जो हैं उन्हें CO2 का श्रिंकिंग कहा जाता है। यानी वो किस तरीके से आधे से अधिक भाग वो अपने अंदर श्रिंक कर लेते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो स्थल मंडल पर बहुत सारे बड़े बड़े महासागर हैं, इससे हमारे पृथ्वी पर CO2 की मात्रा नहीं बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि समुद्रों में कितने सारे प्रदूषण जो हैं वो फैल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रवाल हैं उनकी भी मृत्यु हो रही है। तो इससे जो है वो कमी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, इससे काफ़ी समुद्रों में जो वनस्पतियाँ हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब ये देखते हैं अवशोषित हो जाती है तथा वनस्पतियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। शेष वायुमंडल में
उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते दुष्प्रभाव के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी के बढ़ते तापमान से सभी के लिए खतरे का अनुदेशा है। मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो सबके लिए जो है वो खतरे की घंटी है, क्योंकि क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक होती है तो ये पार्थिव विकिरण को क्या होता है वो कम कर देता है। इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार से देखिए कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ कहा है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि महासागरों का जल तेजी से अम्लीकरण हो रहा है। इसे हजारों जो है सागरीय वनस्पतियां क्या हो रही हैं, लुप्त होने की संभावना पाई जाती है। यानी ये जिस तरीके से लिखा गया है तो महासागरों की वनस्पतियां लुप्त हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि महासागरों की अम्लता जो हो रही है वो बढ़ रही है। देखिए ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र प्रति वर्ष 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, जो इस गैस को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक है। और समुद्रों की अम्लीकरण की गति से तीव्रता आ गई है। इस सक्रियता के फलस्वरूप समुद्र सागरों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये रिपोर्ट देखिए, आप इसे याद रखिए कि ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र कितने % जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। तो 1 टन जो है वो प्रति वर्ष 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अब आइए देखते हैं ओजोन गैस के बारे में। ओजोन गैस ये एक अक्रिय गैस है, यह भारी गैस है। वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में मिलता है, किंतु जलवायु की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। इस प्रकार इस गैस को पृथ्वी सूर्य के हानिकारक किरणों या से झुलसने वाली गर्मी से बच जाती है। तो आप ऐसे मत याद करिए। देखिए इसमें थोड़ा इधर उधर लिख गया है। तो क्या होता है कि अगर हम ओजोन गैस की बात करें तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, रेंज है, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। समताप मंडल में जो ओजोन मंडल है वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जो समताप मंडल है वो मुख्यतः पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, तो उससे हमें बचाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अब उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसको क्षति पहुंच रही है। अब देखिए ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है। ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर यह बनता है, जो ओजोन गैस है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि इसकी सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी मौजूदगी से संपूर्ण प्राणी जगत जो है वो क्या होता है कि प्राणी जगत नष्ट होने के से बचा है। आज के वैज्ञानिक युग में विषैली गैस के प्रयोग द्वारा ओजोन की इस उपयोगी परत को क्षीण करते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं और नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रदूषण भी हो रहा है। यानी अगर परिवर्तन हो रहा है तो मुख्यतः कभी कभी क्या होता है कि जो हम औद्योगिकरण की ओर जब बढ़ते हैं तो उससे वनस्पतियाँ अधिक प्रभावित होती हैं। जब हम अनेक बड़ी बड़ी हमारे पास तकनीकी होती हैं और हम उनका जो विकास की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो प्राकृतिक उसमें क्या होता है कि प्रकृति का विनाश कुछ हद तक होता ही है। तो उसको रोकने के लिए अनेक प्रकार से उपाय किए गए हैं।
अब इस परत पर सबसे अधिक खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक कृत्रिम औद्योगिक रासायनिक जो गैस है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वो ओजोन को प्रभावित करती है। अब आइए देखते हैं जलवाष्प के बारे में। तो जलवाष्प जो है धरातल के निकट वायु में सदा माने सर्वत्र जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। आर्द्रता तथा तापमान के अनुसार जलवाष्प में परिवर्तन होता रहता है। आसमान मतलब कि क्या होता है कि तापक्रम के अनुसार जलवाष्प में परिवर्तन होता रहता है। तापमान में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। यानी शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है, क्योंकि शुष्क मौसम है वहाँ, इसलिए वहाँ पर जलवाष्प की जो मात्रा होगी वो कम होगी। लेकिन वहीं भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात करें, भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक, तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, अगर तापमान अधिक है होने के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अगर हम जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प जो है वो अधिकांशतः वायुमंडल के निचली परतों तक सीमित रहता है। वायुमंडल की निचली परत यानी कि क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। वायुमंडल के यानी कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है कि घटता है। जब तापमान में कमी आती है तो वो क्या होता है कि वहाँ पर जो संगठन होता है वो वायु जो होती है ठंडी होकर जब नीचे गिरने लगती है तो जलवाष्प के बूंदों के रूप में वो पृथ्वी पर गिर जाती है, जल की वर्षा के रूप में। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। जल ही जीवन है। धरातल के संपूर्ण जो हरियाली तथा समस्त प्राणी वर्ग ही जल के कारण अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जलवाष्प का महत्व मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक है। वाकई जलवाष्प जो जल है उसकी आवश्यकता हमें निरंतर जब तक हम हैं तब तक रहेगी, तो अन्य तत्वों की अपेक्षा इसकी मात्रा कुछ अधिक है, कुछ अधिक ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण को सोख लेती है। सौर विकिरण माने कि सूर्य से आने वाली जो तरंगे वो लघु रूप में आती हैं, ये तो हमें पता है। और जो पृथ्वी से ये ऊर्जा प्रवाहित होती है वो लॉन्ग तरंगों के रूप में होती है, जिसे हम पार्थिव विकिरण के रूप में जानते हैं। उसे यह अवशोषित कर लेती है जलवाष्प। जलवाष्प सौर विकिरण के लिए अधिक पारदर्शक होने के कारण धरातल के तापक्रम को सम रखने में सहायक होती है। यानी जलवाष्प के ही कारण जो धरातल का तापमान है वो मेंटेन बना रहता है। और जलवाष्प के कारण ही बादल, वर्षा, कोहरा, तुषार, पाला, हिम तथा विभिन्न प्रकार के तूफानों तथा तड़ित झंझा को शक्ति प्राप्त होती है। यानी अगर जलवाष्प ही नहीं रहेगा तो वर्षा कैसे होगी। वस्तुतः अब हम देखेंगे कि वस्तुतः अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी शब्द एटमॉस्फेयर ग्रीक भाषा के एटमॉस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वाष्प। यानी पहले से हम जानते हैं। इस प्रकार वायुमंडल को वाष्प प्रदेश भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए वाष्प प्रदेश किसे कहा जाता है तो वायुमंडल को वाष्प प्रदेश कहा जाता है। अतिशयोक्ति नहीं होगा, वायु में वाष्प ग्रहण करने की क्षमता इसके तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि वायु के तापमान में वृद्धि के साथ उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो अगर वायुमंडल में के तापमान में वृद्धि होगी तो जलवाष्प
ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। अब आइए देखते हैं धूल कण। वायुमंडल की निचली परतों में असंख्य धूल तैरते रहते हैं। ये ठोस कण चाहे पुष्प पराग या दावा अग्नि के धूल से निकले हों, चाहे पुष्प पराग से निकले हों या दहक अग्नि से जो धूल कण निकलते हैं वो हों, धूल से निकले हुए हों, महीन कण या मरु प्रदेश या रेतीली प्रदेश, मरु प्रदेश यानी रेगिस्तान वगैरह से निकले हों जो धूल कण होते हैं, इन कणों का जो होता है वो जलवायु की दृष्टि से कुछ कम महत्व नहीं होता है। वायुमंडल को पार करके आने वाले सौर विकिरण का कुछ भाग इन कणों को सोख लिया जाता है। इन कणों में क्या होता है, सूर्य विकिरण तथा परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणों का परावर्तन ये करते हैं। इन्हीं के कारण जो होता है, इन्हीं के द्वारा उषा काल तथा गोधूल, जिसे हम शाम का समय कहते हैं, की चमक निर्धारित होती है। गोधूल की जो चमक होती है वो इन्हीं धूल कणों के द्वारा निर्धारित होती है। वायुमंडलीय गैस तथा धूल कणों के द्वारा जो वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है उसी से क्या होता है, आकाश जो होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो प्रकाश धूल कणों की प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि आकाश जो होता है नीले रंग का दिखाई देता है। इसी कारण सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। धूल कण ही वायुमंडल में जलवाष्प के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में जो होते हैं धूल कण, वो काम करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धूल कण कितने महत्वपूर्ण कारक हैं वायुमंडल में। अगले वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप पीजी स्तर पर आसानी से अपना जो रिटन एग्जाम होता है या कोई भी जलवायु विज्ञान अगर सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर अलग से दिया हुआ है तो आप राइटिंग लिखनी है, आपको रिटन एग्ज़ाम लिखना है, तो आसानी से आप इसको 50 शब्द में, 200 शब्द में या 500 शब्द में बड़े लेवल पर अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।